हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया अध्याय जिसका नाम है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। और इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब कोई चार्ज मूव करता है, जब कोई चार्ज गति करता है, जब कोई चार्ज गति करता है, मोशन करता है, तो उस गति करने से कैसे उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कैसे उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं पहले के दशकों में, पहले के शताब्दियों में जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन सभी एक्सपेरिमेंटों को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। और जब ये हम लोग प्रूफ कर लेंगे, इस बात को हम लोग प्रमाणित कर लेंगे कि जब कोई चार्ज गति करता है, मोशन करता है, तो सच में उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। और इस मान को ज्ञात करने के लिए जो भी नियम बने हैं, पहला जो नियम आपका सबसे बेसिक नियम है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सेवर्ट का नियम। और जो दूसरा नियम है एम्पियर का परिपथी नियम, वो भी अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। एम्पियर का परिपथी नियम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो क्लास है हमारी वो खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्योंकि जो मेरे शब्द होंगे अधिक से अधिक हिंदी में होंगे। और यदि क्लास आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्त आपके पढ़ पाए इस चीज़ को और समझ पाए कि एक्चुअल में क्या होता है। और आप लोगों का जो सर बोर्ड का क्लास है, तो हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक से शुरू करेंगे हम लोग, वो शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा गला खराब है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि मेरा नाम है कमल चंद्र मौर्य और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है यूपी बोर्ड वाला। यूपी बोर्ड वाला कमल। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? आप लोगों ने पिछले अध्यायों में पढ़ चुका है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ रखा है, वैसे ही होता है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेके जाने पर, किसी अन्य आवेश को, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट दिखाते हैं, परीक्षण आवेश को लेके जाने पर ये आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, तो उसे, उस क्षेत्र को, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उसमें कि प्लस चार्ज होता है, दिशा बाहर की ओर होती है, माइनस अंदर की ओर होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आवेश के चारों ओर का क्षेत्र नहीं होता, और ये आवेश स्थिर अवस्था में है। और हमें पढ़ना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण? गतिमान आवेश के कारण। ये जो विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, वहां आवेश क्या था? स्थिर अवस्था में था।
लेकिन हमें पढ़ना है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा बनाई गई है वो चुंबक को लेकर बनाई गई है, और बाद में जाकर के हम लोग गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा है वो चुंबक को लेकर के बनाई गई है। क्या है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा? कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे पहला क्लास 10th में भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, जानते होंगे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लेके जाने पर, चुंबक ले जा सकते हैं, या लौह चुंबकीय वस्तु यानी लोहे की बनी वस्तु या लौह चुंबकीय वस्तु को लेकर के जाने पर ये जो चुंबक है और जो लौह चुंबकीय वस्तु है अपने ऊपर एक खिंचाव बल का अनुभव करती है, उसे उस चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोला हमने? फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या बोला हमने? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या लौह चुंबकीय वस्तु को लेकर के जाने पर ये वस्तुएं अपने ऊपर एक खिंचाव बल का अनुभव करती हैं, उस क्षेत्र को इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी से, ठीक है। जैसे आप लोग विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, लेकिन इसे दिखाते हैं बी से, कैपिटल बी से। और इससे आप जो है अच्छे से परिचित हो जाइए, क्योंकि जिस प्रकार आप परिचित हैं ई से, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र होता है बी। और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि होता है, इसको दिखाएंगे वेक्टर बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसको दिखाते हैं बी से। सदिश राशि होने के कारण वेक्टर बी से इसको प्रदर्शित करेंगे। और इसके अगर मात्रक की बात करें, इसके बहुत सारे मात्रक मिलेंगे आपको। जो सबसे बेसिक मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सबसे बेसिक मात्रक इसका। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों के नाम पर इसका जो मात्रक पढ़ा हुआ है, जैसे कि टेस्ला एक वैज्ञानिक इसका मात्रक है, टेस्ला के नाम पर पढ़ा हुआ मात्रक है। एक मात्रक इसका है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और तीसरा जो मात्रक होता है इसका एक गॉस, एक छोटा मात्रक होता है गॉस, ठीक है ना। तो ये 4 मात्रक हैं। इन मात्रकों पर भी क्वेश्चन बन करके आता है बोर्ड में। क्या कैसे क्वेश्चन आएगा मात्रक पर कि निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से 3 आपको मिलेगा और 1 आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की जगह क्या दे देगा? वेबर दे देगा। 4 ऑप्शन है और पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निम्नलिखित से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? वेबर नहीं है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मात्रक ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य लोहे की बनी वस्तु या फिर चुंबक को लेकर के जाने पर वो अपने ऊपर एक खिंचाव बल का अनुभव करते हैं, उस चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, इसे वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ लिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जो हम बोल रहे हैं उस चीज को आप जो है वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसको जो है नोट कीजिए परिभाषा को। और ये मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि नोट्स जो है बनाते चलें, अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाते चलें। थोड़ा मैं प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे बोलूं और आप लोग परिभाषा को अच्छे से लिख पाए। नहीं तो वीडियो थोड़ा स्लो करके परिभाषा लिख लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज कर करके परिभाषा लिख लीजिएगा। और जो स्वयं से आप नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स आपको स्वयं से बनाए हुए नोट्स हैं, समझ में आएंगे, और जब भी आप पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, हमें पढ़ना है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे, इसके बारे में बात कहाँ से स्टार्ट हुई, ये बातें कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये बातें जो स्टार्ट हुई हैं वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, डची साइंटिस्ट थे, डच के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी ओरेस्टेड। इनका नाम था हेनरी ओरेस्टेड। और इन्होंने सन 1720 के आसपास की बात है ना, आज से करीब 300 साल पहले, है ना, करीब इसमें हम लोगों के 4-5 पुश्तें निकल गई होंगी। उस समय की बात है, 1720 ईस्वी की बात है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक
तार लिया, इस तार में धारा प्रवाहित की। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं बता दूं कि एक्सपेरिमेंट घर पे ना करें, सावधानी रखें, घर पे ना करें, क्योंकि आप लोग इस प्रयोग का अलग मतलब निकाल लोगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक तार लिया, तार में धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करने के बाद इसके पास वो जो है मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय सुई लेकर, है ना, तार लिया, तार में धारा प्रवाहित किया और इसके पास वो लेकर के गए चुंबकीय सुई। इसके पास लेके गए वो चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास ऐसे होता है, इस तरह से घूमने के लिए फ्री होता है, एक एक्सिस होता है, इस एक्सिस पे घूमने के लिए फ्री होता है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास जब इसके पास लेकर के गए इसको, चुंबकीय सुई को, है ना, ये तार है, चालक तार है, ये आपका चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल। और जब इसके पास लेकर के गए तो इन्होंने देखा कि जैसे इसको पास लेके गए तो पहले तो ऐसे मान लो कि पहले स्टार्टिंग में धारा प्रवाहित नहीं की, प्रारंभ में धारा प्रवाहित नहीं की। जब प्रारंभ में धारा प्रवाहित नहीं की तो जैसे चुंबकीय सुई को ले गए थे वो चुंबकीय सुई वैसे की वैसे रुकी थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में, तो चुंबकीय सुई जब लेकर के गए होंगे और चुंबकीय सुई जो ठहरी होगी तो किस हिसाब से ठहरी होगी, आप बताओ मुझे, किस हिसाब से चुंबकीय सुई ठहरी होगी। तो चुंबकीय सुई बता देता हूँ मैं, चुंबकीय सुई ठहरी होगी ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट किया होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, तो पहले धारा प्रवाहित नहीं किया था, सुई इस तरह से रखा इसके बगल में, लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित किया, जैसे इसमें करंट प्रवाहित किया गया, धारा प्रवाहित किया गया, वैसे देखा गया जो चुंबकीय सुई है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से विक्षेपित हो गई। ठीक है, ये चुंबकीय सुई अपनी जगह से विक्षेपित हो गई, घूम गई। ठीक है ना, कुछ अलग टाइप का कि धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था तो चुंबकीय सुई वैसे के वैसे बनी हुई थी, लेकिन जैसे धारा प्रवाहित किया चुंबकीय सुई घूम गई। और एक बात और, उन्होंने क्या देखा कि जब इस धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय सुई बहुत तेजी से घूमी, और जब धारा का मान घटाया तो चुंबकीय सुई धीरे घूमी। ठीक है ना, तो पहला उन्होंने क्या परीक्षण किया, क्या ऑब्जर्वेशन लिया, पहला ऑब्जर्वेशन लिया कि जब धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई घूमी, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जब धारा का मान परिवर्तित किया, बढ़ाया तो चुंबकीय सुई तेजी से घूमी, घटाया तो चुंबकीय सुई धीरे से घूमी। और तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि जब धारा की दिशा को रिवर्स कर दिया, विपरीत कर दिया, जब धारा की दिशा को विपरीत कर दिया तो जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण है वो भी रिवर्स हो गया। धारा को रिवर्स किया, धारा की दिशा को उल्टा कर दिया, तो जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण है, चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, यानी ये इधर की ओर घूमना शुरू कर दी। ठीक है, ये इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हेनरी ओरस्टेड ने, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। तो उनको ये बात जो बहुत समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल के छोड़ा। उस निष्कर्ष को भी लोग पढ़ेंगे और इसको फिर से दोहरा देता हूँ क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले तार लिया, तार में धारा प्रवाहित स्टार्टिंग में नहीं किया, बगल में ला करके चुंबकीय सुई रख दिया, कोई घटना घटित नहीं हो रही थी। चुंबकीय सुई पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। लेकिन जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया गया तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा है, और चुंबकीय सुई में विक्षेपण कभी भी अपने आप स्वतः नहीं होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेपण तभी होता है जब चुंबकीय सुई अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करती है। चुंबकीय सुई में विक्षेपण तभी होता है जब ये चुंबकीय सुई अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करती है। तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई धारा प्रवाहित करने पर। जब धारा के मान में परिवर्तन किया तो धारा का मान के परिवर्तन के हिसाब से चुंबकीय सुई जो घूमने का स्पीड था वो भी चेंज हो रहा है। धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय सुई तेजी से घूमा, धारा का मान घटाया चुंबकीय सुई धीरे घूमा। और तीसरा जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था कि जब धारा की दिशा को विपरीत कर दिया तो इसमें जो विक्षेपण है वो भी विपरीत हो गया, इन तीन चीजों को
उन्होंने अध्ययन किया और निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस तार के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इस तार में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के चारों ओर एक क्षेत्र है, इस तार के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसको हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि ये चुंबकीय सुई है, ये तब तक विक्षेपित नहीं होती जब तक अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस नहीं करती। इसका मतलब कि इसके चारों तरफ कोई न कोई क्षेत्र है, धारा प्रवाहित करने पर एक क्षेत्र बन रहा है, जिस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और यही इनका निष्कर्ष था। क्या निष्कर्ष था? तो इनका ये निष्कर्ष था, कंक्लूजन था। इन बातों को आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहिए, जो चीज़ें आपके बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट बस मैं आपको इस बात को प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि सच में गतिमान आवश्यक चुंबकीय उत्पन्न होता है, अन्यथा इस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो ये आपका बेसिक है, थोड़ा बेसिक स्लो चलेगा, बाद में टॉपिक थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला कि यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये कंक्लूजन याद रखिएगा, हो जाता है। हमने क्यों कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है घर पे ना करें? क्योंकि आप लोग जो है तार ले लोगे, बिना ऊपर प्लास्टिक कवर लगा नहीं होगा, बोर्ड में डाल दोगे और डाल करके जो है उसको हाथ से पकड़ लोगे। तो ये सब इसलिए मैंने कहा कि सावधानी बरतें, इस एक्सपेरिमेंट कैसे ना करें। हाँ, ये चीज फील कर सकते हो कि जो हमारे घर में वायर गए हैं, दीवारों से वायर गए हैं, जब उसमें धारा प्रवाहित होता है तो 100% डेफिनेटली उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस चाहे अगर धारा, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, तार में धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई, वैसे ही उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जिसका मान कुछ भी हो सकता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र होगा जरूर। ठीक है, तो ये कंक्लूजन याद रखिएगा कि यदि किसी तार के चारों तरफ, यदि किसी तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय स्थापित हो जाता है। अब बताइए कि इन्होंने क्यों कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र ही है? तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता था कि इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र हो। क्या जरूरी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जिसको आप देख सकते हो, और उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है विद्युत क्षेत्र तो नहीं है। इससे प्रूफ हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तो नहीं है। भाई तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित मतलब विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो उसके चारों तरफ हो सकता है विद्युत क्षेत्र हो, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखा कि जब इस तार में धारा प्रवाहित हो रहा था, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि जब इस तार में धारा प्रवाहित कर किया और धारा प्रवाहित करके जब इस आवेश को यहाँ पर रख दिया, तार में धारा प्रवाहित करके जब इस आवेश को यहाँ पर रख दिया, तो ये आवेश अपनी जगह पर बना हुआ था, इसमें कोई भी गति नहीं हो रहा था, जैसे रखा हुआ था वैसे ही रखा हुआ है, इसमें कोई बल नहीं लग रहा है ना। यदि, और आप जानते हो, क्या जानते हो कि यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता, मैंने कहा ना कि विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्यों नहीं है, समझो इस चीज को, क्यों नहीं विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है समझो। हमने ये पढ़ा है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, विद्युत बल, Fe बराबर QE, पढ़ा है ना कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है, विद्युत बल Fe बराबर QE। और यदि यहाँ पर इस तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इस आवेश को रखने पर इस पर बल लगता और ये आवेश गति करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र तो नहीं है। अगर ये विद्युत क्षेत्र होता तो आवेश क्या करता, गति करता, लेकिन आवेश गति नहीं कर रहा है, मतलब इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक।
और एक बात उन्होंने देखा, सेकेंड बात, कि विद्युत क्षेत्र तो नहीं है 100%, है ना, लेकिन है क्या? तो उन्होंने फिर से ये देखा कि जब इसी आवेश को धारा प्रवाहित करके, जब इसी आवेश को उन्होंने स्थिर नहीं रखा, ये आवेश कैसा था? स्थिर था, लेकिन इस आवेश को उन्होंने क्या किया? गति करा दिया। तो जब इसी आवेश को गति करा दिया तो उन्होंने देखा कि जब जिस वेग से उसको गति कराया था उन्होंने, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है ना? जो भी इसको वेग दिया, मान लो इसको वेग दे दिया, इसको वेग दे दिया 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वेग दे दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि जो आवेश है कुछ समय के बाद इसका जो वेग है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया, या इसका वेग आवेश वेग घट भी सकता है, 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और वेग में परिवर्तन कब होता है? जब आवेश पर बल लगता है। जब आवेश पर बल लगता है, इसका मतलब कि इसके ऊपर बल लग रहा है। तो पहली बात तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस पर विद्युत बल नहीं लग रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ कोई और क्षेत्र है जो कि बल इसके ऊपर लगा रहा है। कब लगा रहा है? जब आवेश गति कर रहा है। तो विद्युत बल कब बल लगाता है आवेश पर? विद्युत बल आवेश पर बल लगाता है जब आवेश स्थिर होता है। साथ ही ध्यान रखना, आवेश स्थिर रहता है तब भी विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, और दूसरी बात, जब आवेश गति करता है तब भी बल लगाता है। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जो कब बल लगा रहा है? जब आवेश गति कर रहा है। विद्युत क्षेत्र कब बल लगाता है? ठीक है ना, इस चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र कब बल लगाता है आवेश पर? जब आवेश क्या है ना, विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है। कब लगाता है? पहली बात, बल तब लगाता है जब आवेश स्थिर हो, या फिर आवेश क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल एक ही कंडीशन में बल लगा रहा है, जब आवेश गतिमान हो। तो दोनों क्षेत्र में ये अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर होता है, तो उसमें ये देखो बहुत ही बेसिक अंतर है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा हो या गतिमान हो, दोनों कंडीशन में बल लगता है उसके ऊपर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में तभी बल लगता है जब आवेश गतिमान होता है। ये बात 100% सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इस आवेश के जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस बात की भी पुष्टि हो गई। ये विद्युत क्षेत्र तो नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हेनरी ओल्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था सन 1720 के आसपास। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट, डच के रहने वाले थे, यही एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। कई सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए थे। क्या ऑब्जर्वेशन लिया था? पहला ऑब्जर्वेशन था कि जब तार में धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, जब धारा का मान बढ़ाते घटाते हैं, है ना, तो जब नहीं, पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है उसके पास चुंबकीय सुई ले जाने पर वो विक्षेपित हो जाता है। दूसरा, जब धारा के मान को बढ़ाते या घटाते हैं तो धारा के मान को बढ़ाने या घटाने के हिसाब से जो चुंबकीय सुई है उसका स्पीड घटता बढ़ता रहता है। धारा का मान बढ़ाने पर इस चुंबकीय सुई घूमने का जो स्पीड होता है तेज होता है, धारा का मान घटाने पर उसके घूमने की स्पीड कम हो जाती है। तीसरा, जब धारा की दिशा को पलट दिया तो उन्होंने देखा कि जो उसका विक्षेपण दिशा है वो भी क्या हो गई? विपरीत हो गई। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब कैसे कंफर्म किया कि चुंबकीय क्षेत्र ही है? तो उन्होंने देखा कि आवेश रखा इसके पास में, आवेश रख करके देखा तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था। और हम जानते हैं कि अगर इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता तो इसके ऊपर बल लगता है, F बराबर Q और ये गति करना शुरू कर देता, लेकिन ये गति नहीं कर रहा था। ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि जब इसी आवेश को उन्होंने गति करा दिया तब इसका स्पीड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, घट रहा था, मतलब इसके ऊपर बल लग रहा था। तो जब स्थिर आवेश है तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, जब गतिमान आवेश है तो इसके ऊपर बल लग रहा है। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र दोनों कंडीशन में आवेश पर बल लगाता है। अगर विद्युत आवेश स्थिर है तब भी और गतिमान है तब भी। इसका मतलब कि ये विद्युत क्षेत्र तो नहीं है, कोई और क्षेत्र, किसी अन्य प्रकार का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र।
और ये अंतर भी दोनों में है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये अंतर भी है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर और गतिमान हो तब दोनों कंडीशन में बल लगता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में तभी बल लगता है आवेश पर जब आवेश कैसा होता है, गतिमान होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब किसी तार चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चैप्टर के मीनिंग को भी समझ लेते हैं साथ में कि इसका नाम ऐसा क्यों पढ़ा हुआ है। मैंने कहा कि चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उस पर स्थापित हो जाता है। ये जो चिन्ह मैं केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए बना रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अंदर बाहर के लिए। अभी अंदर बाहर की बात दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैं दिखा रहा हूँ कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है ना। ये नहीं कि नहीं ये अंदर की और बाहर की, और इसको अभी जो लोग इस पर बात नहीं की है, बस ये दिखा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो आवेश धारा प्रवाहित होने पर धारा कैसे, धारा कब प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है जब आवेश प्रवाहित होते हैं। और आवेश प्रवाहित का मतलब आवेश क्या है, गतिमान है। निष्कर्ष क्या निकाला था, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और धारा कब प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित जब आवेश, धारा कब प्रवाहित, जब आवेश प्रवाहित होते हैं। इसका मतलब आवेश क्या होते हैं, जब गतिमान होते हैं। तो जब आवेश गतिमान, तो हम लोग ये कह सकते हैं निष्कर्ष में ही कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके बजाय आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। भाई धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या हुआ, आवेश गतिमान होगा। तो ये भी कह सकते हो कि धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, या आवेश गतिमान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो वही चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस पर विश्वास करो, हमारे ऊपर विश्वास करो। न विश्वास हो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक, तो ये बात जो है करीब 100 साल तक चलती रही कि आवेश जब गतिमान होते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित आवेश गतिमान होते हैं तो जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय स्थापित हो जाता है। ये बात 100 साल तक चलती रही। और लेकिन ये तो प्रूफ हो गया कि चुंबकीय स्थापित हो जाता है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, सदिश राशि थी तो उसका दिशा क्या होगा, इन दोनों पर चर्चा 100 साल तक नहीं हुई। चुंबकीय क्षेत्र है, ये बात समझ में आई, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, दिशा क्या होगा, इस बात पर चर्चा होने भी बाकी थी कि मान कितना होगा, दिशा क्या होगा। तो 100 साल बाद करीब, है ना। आप मूवी देखो 20 साल बाद, वैसे ही 100 साल बाद, है ना। फास्ट फॉरवर्ड आप लोग देखे होंगे, मूवी जब चलती रहती है तो जब मूवी चलती रहती है तो उसमें जो है जब आगे की घटना दिखाने तो लिखते ना कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ सीधे 1720 से 100 वर्ष बाद, यानी क्या 1820। तो 1820 की बात है भाई, ठीक है। 1820 की बात है, वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायोट सेवर्ट। इसको मिटाई देते हैं, थोड़ा जगह कम है बोर्ड पे। अब आप लोगों के ऊपर है कि इस बोर्ड का साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इतने में निकल जाएगा। तो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायोट सेवर्ट। फ्रांस के थे जिनका नाम था बायोट सेवर्ट। उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, और दोहराने के बाद इन्होंने जो रह गया था, क्या रह गया था, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करना रह गया था। तो उन्होंने जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात किया, है ना। तो काफी जो है बहुत बड़ा इनका नियम था, जिसको हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। वहां पे बहुत कम समझ में आया होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे पूरा समझ में आने वाला है। बायोट सेवर्ट का नियम जो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोट सेवर्ट का नियम, बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट का नियम
फ्रांस के रहने वाले थे, 1820 की बात है ना। हेनरी ओल्ड का एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद। बायो सेवर्ट ने क्या किया, बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया और दिशा दिया, बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, है ना। उन्होंने केवल ये कहा कि तार में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय स्थापित हो जाएगा, लेकिन मान कितना होगा, दिशा क्या होगा, इसके बारे में चर्चा नहीं किया उन्होंने। इसके बारे में चर्चा करने वाले पहले वैज्ञानिक थे बायो सेवर्ट। उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने नियम दिया, है ना। इन्होंने क्या नियम दिया, एक तार है, मान लो एक तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है आई। अब ये तार किसी भी आकृति का हो सकता है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इस तार को गोल बना सकते हो, इस तार को जो है किसी भी अनियमित आकृति बना सकते हो, तार को कितना भी लंबा ले सकते हो, तो सब बात की बातें हैं, है ना। तो बायो सेवर्ट ने एक तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित किया, और धारा प्रवाहित करने के बाद उन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो बायो सेवर्ट ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इस पूरे तार के कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। बायो सेवर्ट ने ये कहा कि इस पूरे तार के कारण, ये तार का आकार कुछ भी हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपके घर में तार कौन सा है, किस आकृति का है, कितना लंबा है। तो उन्होंने कहा कि जो है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये पूरे तार के कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो चुंबकीय क्षेत्र का मान बता पाऊंगा वो अल्पांश के लिए बता पाऊंगा, अल्पांश के लिए, है ना, करेंट एलिमेंट। अल्पांश, अल्पांश का मतलब कि जितना भी तार है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, जितना भी लंबा तार है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, छोटू सा हिस्सा डी, इसे कहेंगे हम अल्पांश। यल मान लो यल लंबाई है, यल का क्या, छोटा सा, अल्पांश डी, छोटा सा हिस्सा ले लेंगे इस तार का, और इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बता देंगे। बायो सेवर्ट ने कहा कि इस छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बता देंगे, और आपको पूरा चाहिए तो हमने छोटे से कारण बता दिया है, समाकलन कर लेना, पूरे का आ जाएगा, पूरे तार के कारण आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना बता दूंगा मैं, और पूरा निकालने के लिए क्या कर देना, उसका समाकलन कर देना। जितना घर में आप, जितना भी लंबा आपके घर में तार हो उसका क्या कर देना, पूरा समाकलन कर देना, मालूम हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो उन्होंने देखो क्या किया कि ये अल्पांश डेल्टा एल से आर दूरी पर, अल्पांश डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जो कि इस अल्पांश से कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था, जो कि इस अल्पांश डीएल से आर कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था, ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम में आप ये लिखोगे कि एक अनियमित आकार का तार है जिसमें कि आई धारा प्रवाहित हो रही थी, उसमें से अल्पांश डीएल काट लिया, इस अल्पांश से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो कि अल्पांश से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसके बाद बायो सेवर्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनका निष्कर्ष है, उसी निष्कर्ष से हमको मतलब है, बाकी क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, उससे मतलब नहीं है, बस निष्कर्ष मतलब है, ठीक है। ये क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सबसे पहला निष्कर्ष निकाला कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्या निष्कर्ष निकाला पहला कि P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, है ना, P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तार में, है ना, लंबाई अल्पांश थोड़ा सा लिया है, तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा, तो उसको दिखाएंगे हम dB से, दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को B से, लेकिन ये dl अल्पांश के कारण है, कैसे दिखाएंगे उसको चुंबकीय क्षेत्र को dB से। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dB जो होगा, है ना, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dB जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होता है धारा I के, है ना, क्योंकि हमने वहां भी देखा था हेनरी के एक्सपेरिमेंट में, धारा का मान जब बढ़ा रहा था तो चुंबकीय जो है सुई तेज घूम रही थी, और जब धारा का मान घटाया तो सुई धीरे धीरे घूम रही थी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो इस अल्पांश की लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो अल्पांश लंबाई ज्यादा लोगे, लंबाई ज्यादा लोगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा आएगा, कम लोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम आएगा, यानी कि dB क्या होगा, अनुपाती होगा अल्पांश की लंबाई के। तीसरा
निष्कर्ष निकाला कि लिखते भी रहना इस चीज को कि चुंबकीय क्षेत्र का मान उस तार में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, ये पॉइंट। फिर लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई के अनुपाती होता है, ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या मतलब साइन है ना, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, पॉइंट नंबर 3। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि जितना दूर इससे जाओगे, बिंदु P जितना दूर होगा यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। भाई यहाँ से जितना दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना कम महसूस करोगे, है ना। जैसे किसी व्यक्ति से जितना दूर जाओगे तो वैसे ही जैसे दूर जाओगे उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता जाएगा। जैसे क्लास में होता है ऐसा, जो टीचर के सामने बच्चे बैठे होते हैं, बिल्कुल अटेंशन बैठे होते हैं, बिल्कुल सावधान मुद्रा में, दूसरे वाले बेंच के बच्चे थोड़ा बहुत हाथ हिलाते रहते हैं। और आगे जाओगे जैसे धीरे धीरे पीछे वाले बेंच के बच्चे को देखोगे तो बेंच पे खड़े होकर नाचते रहते हैं, और उसके पीछे देखोगे थोड़ा सावधानी बरते। तो इस तरह से देखा होगा जैसे छात्र जैसे अध्यापक से दूरी बढ़ने पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, वैसे ही इनका भी होता है कि जैसे इस तार से दूर जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखना है चौथा पॉइंट में कि अल्पांश और बिंदु को मिलाने रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुपाती होता है किसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो dB प्रोपोर्शनल इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनको अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, तीसरा पॉइंट हो गया ना। चौथा पॉइंट है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश है ना, और उस बिंदु के बीच की दूरी के, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और उस बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का, क्योंकि कई जगह मिलता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तुम लोग पढ़े होगे विद्युत क्षेत्र में भी, जब पढ़ रहे थे कूलाम का नियम तभी वहां पे आया होगा। ये तुम लोगों ने कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण वाले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा, dB चारों को मिलाकर लिखोगे तो ये अनुक्रमानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती तो नीचे रहेगा, तो IDL sin थीटा बटा के R स्क्वायर। और इस चीज को बना लेना, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब जो है अनुपाती का हटाएंगे तो dB इक्वल टू लिखते हैं μ0/4 IDL sin थीटा बटा के R स्क्वायर। dB इक्वल टू μ0/4 आइडियल sin थीटा अपान R स्क्वायर। ये है बायो-सेवर्ट का नियम, जो किसका मान देता है, ये किसका मान है, चुंबकीय क्षेत्र का। इसके कारण, छोटे से लंबाई के कारण बायो-सेवर्ट ने ये नहीं कहा था कि मैं पूरे तार का बता रहा हूँ, आप वो पूरा चीज समापन कर लो, लेकिन उन्होंने कहा छोटे से तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, dB इक्वल टू μ0/4 आइडियल sin थीटा अपान R स्क्वायर, जहां μ0/4 का मान होता है 10 की पावर -7 या μ0 इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसका मात्रक भी होता है, अभी मात्रक की बात कर रहे हैं इसके। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं हवा या निर्वात की चुंबकीयशीलता। ठीक है, हवा निर्वात या हवा की चुंबकीय शीलता कहते हैं। तो माध्यम का किसे दिखाओगे, अगर किसी अन्य माध्यम, निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता है ये, तो माध्यम में क्या किसे दिखाएंगे, इसको म्यू से दिखाएंगे। और तुम लोग जैसे पढ़े थे अपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैसे ही क्या होगा, अपेक्षिक चुंबकीयशीलता भी होगा, उसको दिखाओगे म्यू आर से, और म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू अपान म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज लागू होती है जो विद्युत क्षेत्र वाली है। तो म्यू नॉट बराबर
4.10 की पावर -7 क्या कहते हैं इसको, निर्वात हवा की चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसका मात्रक की बात कर लेते हैं भाई, मात्रक की बात कर लो, क्या होगा इसका मात्रक, हमको किसका मात्रक, हमको इसका मतलब मात्रक चाहिए म्यू नॉट का। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब ये इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो दूरी का वर्ग, इसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। धारा है वो नीचे आएगी बटा में, इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर। डीएल लंबाई है, मात्रक क्या होगा मीटर। साइन थीटा कोई मात्रक नहीं, तो इसका मात्रक निकाल लो कि म्यू नॉट का, काट लो, मीटर से मीटर कट जाएगा पूरा। इसका मात्रक आया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का जो मात्रक होता है, ध्यान रखना बोर्ड पेपर में पूछता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से इसका विमा भी निकाल सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर का विमा निकाल लो। न्यूटन किसका विमा होता है, बल का, mLT की पावर -2, ये हो गया बल की विमा, बटा एम्पियर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या मिलेगा -2। ये भी इसका मात्रक हो गया चुंबकीयशीलता का, और ये इसकी विमा हो गई mLT की पावर -2, ए की पावर -2। तो बायो सेवर्ट का जो नियम था यही था, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए और इसको अपने से नोट बनाइए। जैसे मैंने जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप जो है लिख लो। मैं प्रयास करता हूँ कि वही बातें बोलूँ जो आप लोग नोट्स में नोट करो, ठीक है ना। तो जब मैं कोई बात जब कहता हूँ कि ऐसे इसको नोट करो तो उस चीज़ को नोट करो, अपने से नोट्स बनाओ, खुद नोट बनाओ। तो समझ में आया, बायो सेवर्ट ने नियम दिया अपना। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है, बायो सेवर्ट का नियम। जो भी आगे हम लोग निगमन करेंगे, 5-6 क्लास इसी पर होने वाला है हमारा, 5-6 क्लास, जो 5-6 क्लास होगी इसी नियम पर होने वाला है ना। इसी नियम की सहायता से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ढेर सारा। तो क्या इनका नियम समझ में है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अल्पांश के लिए निकालते हैं। अल्पांश तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से कारण क्या हो, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के अनुपाती होता है, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाले बीच के कोण के ज्या के अनुपाती होता है, अल्पांश और उस बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। चारों को मिलाकर लिखेंगे, ये लिखेंगे, नियतांक लेंगे। म्यू नॉट क्या है, चुंबकीयशीलता है, मान कितना होता है 4/10 की पावर -7, मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, विमा क्या होता है mLT की पावर -2, ए की पावर -2। ठीक, तो ये बायो सेवर्ट का नियम। लेकिन अब यहाँ पर बचा हुआ चीजें इसमें भी, तो ये तो है केवल क्या दे रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दे रहा है ना। ये फार्मूला हमने डिराइव किया है, ये क्या दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है भाई, ये परिमाण दे रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी सदिश राशि है, तो परिमाण सदिश राशि कौन सी होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, ये केवल परिमाण दे रहा है। इस फार्मूले को लोग कहते हैं कि ये फार्मूला किस रूप में है, अदिश रूप में है। इस फार्मूले का सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर फॉर्म क्या होगा सदिश रूप में, है ना। इस फार्मूला सदिश रूप में क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम dB की जगह क्या हो जाएगा वेक्टर dB, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो नियतांक वैसे का वैसे ही रहेगा। आई धारा है, धारा इस राशि होता है, बाहर रहेगा। और देखो मैं क्या लिखा रहा हूँ, dl क्रॉस r, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटा के r3। ध्यान से देखो इस फार्मूले को, ये केवल परिमाण देता है, ये परिमाण के साथ साथ दिशा भी वेक्टर सदिश रूप में है। तो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पे r3 है, ऊपर dl साइन थीटा है, नीचे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डी वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r। अब कहोगे सर ये कैसे लिखा, कैसे लिखा, तो तुम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर इसको हम ब्रेक करें, ये दोनों फार्मूला एक है ना, तो ये मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए हमें। तो वेक्टर dv को इसको हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको तोड़ो क्रॉस है, ये गुणा में चिन्ह नहीं है, ये सदिश गुणन है, ये दो सदिशों का सदिश गुणन, dl अल्पांश और ये वेक्टर r, आई dl r, तोड़ने पे क्या मिलेगा साइन थीटा बटा के r3 है, r से r कट जाएगा तो क्या मिलेगा r स्क्वायर। देखो वही है कि नहीं, ऊपर वाला फॉर्मूला आइडियल साइन थीटा बटा के r स्क्वायर, सेम फार्मूला है, इस रूप में ऐसा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, सर जो अल्पांश है ये तो लंबाई था, अल्पांश जो था उस तार में क्या कटा, छोटा सा लंबाई काटा गया था, तो ये सदिश राशि कैसे, इसके ऊपर वेक्टर चिन्ह कैसे दिखा दिया आपने, ठीक है ना। तो बच्चों
जो अल्पांश होता है ना, जो अल्पांश डीएल होता है वो सदिश राशि होता है, जान लो सदिश राशि होता है। जो अल्पांश डीएल होता है, वैसे तुम लोग जानते हो कि लंबाई सदिश राशि नहीं है, लंबाई क्या है, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि होती है, लेकिन लंबाई अदिश राशि होती है। लेकिन यहाँ पर जो अल्पांश लिया गया है डीएल वो सदिश राशि होता है, ध्यान रखना सदिश राशि होता है। कहोगे सर कि और सदिश राशि की दिशा क्या होगा फिर, डीएल लंबाई अल्पांश जो है वो सदिश राशि है तो दिशा भी इसका होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये वाइवा का क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, बोर्ड पेपर में वाइवा में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। या फिर अगर तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो तो भी ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है ना, कि डीएल अगर अल्पांश सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होती है। जो डीएल अल्पांश सदिश राशि होता है इसकी दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है, जो धारा की दिशा होती है। इसके सॉल्यूशन के लिए भाई सदिश राशि है, सदिश राशि दिशा होना चाहिए, तो दिशा इसका क्या होगा, इसका दिशा वही होगा जो धारा की दिशा होता है, ठीक है। यानी अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो डीएल का दिशा किधर होगा, धारा की दिशा में होगा। अगर धारा रिवर्स हो गई तो डीएल का दिशा किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, हमें भी ध्यान रखना पड़ता है, कोई छूट न जाए बताने में तुम लोगों को, है ना। तो जो डीएल अल्पांश होता है वो सदिश राशि होता है जिसकी दिशा क्या होगी, जो धारा की दिशा होगी, ठीक है ना। सारी बातें नोट करते रहो तुम लोग, नोट बना करके इस तरह से लिखते जाओ कि डीएल क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद नोट बना देना, पॉइंट में नोट बना देना कि डीएल क्या सदिश राशि जिसकी दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है, ठीक है। म्यू नॉट का मान भी, उस पर भी पॉइंट नोट बना देना, मात्रक बीमा उसका लिख लेना, क्योंकि बोर्ड पेपर में सब पूछता है बहुविकल्पी प्रश्नों में 1 नंबर में। तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट के नियम में एक बात और रह गई, इसमें कि भाई हमने तो परिमाण निकाल लिया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा के आर स्क्वायर, यह है बायो-सेवर्ट का नियम। इस रूप में, अदिश रूप में और सदिश रूप में। तो सदिश रूप में हमने लिखा था अभी से वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई वेक्टर डी एल वेक्टर क्रॉस आर बटा के आर क्यूब, ठीक है। तो वेक्टर सदिश रूप में लिख देने से दिशा थोड़ी नहीं मालूम चल जाएगी, हमको इसका दिशा निकालना पड़ेगा ना। दिशा कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे अल्पांश क्या काटा गया था, डीएल अल्पांश काटा गया था, यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर बिंदु पी था, हमें यहाँ पर हमने मान निकाल लिया, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया हमने। लेकिन इस यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है उसका दिशा क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, क्योंकि ये फार्मूला क्या दे रहा है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी दे रहा है, यहाँ से निकालेंगे। तो बच्चों कक्षा 11 की कुछ चीजें तुम लोगों को याद होनी चाहिए। तुम लोगों ने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ा था, क्या होता है, ए बी साइन थीटा एम कैप, मान तो निकल जाएगा ए बी साइन थीटा एम कैप। और दिशा कैसे निकाला था इसका, याद है, पेंच के नियम से, है ना, पेंच के नियम से निकाला था। और एक और नियम था, पेंच का नियम था और दाएं हाथ के हथेली का नियम था, ठीक है। पेंच का नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम, दोनों नियमों को देखते हैं। ये नियम सबसे बढ़िया है, दाएं हाथ के हथेली का नियम, जो हर जगह लागू हो जाता है, इसलिए आसानी से लागू हो जाता है। लेकिन जो पेंच का नियम पहले वो उसका बेसिक नियम वो समझो, ठीक। क्या पढ़ा तुम लोगों ने क्लास 11th में, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे निकालते थे। तो बताया गया तुम्हें कि अपने हाथ में क्या ले लो, एक पेचकस ले लो, पेचकस को यहाँ पे रखो जहाँ पे ए और बी का टेल मिल रहा है, जहाँ ए और बी का टेल, ये टेल है, ये हेड है, जहाँ पे टेल मिल रहा है। अगर तुमसे ए क्रॉस बी कहा गया करने की, तो ए को बी की तरफ लेके जाओ, ए को बी की तरफ लेके जाओ, जिधर तुम्हारा पेचकस जा रहा है, जिधर पेचकस की दिशा होगी वही इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर पेचकस अंदर जा रहा है तो चुंबकीय किधर होगा, अंदर की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है तो चुंबकीय किधर होगा, बाहर की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे किधर जा रहा है, अंदर की ओर। यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पर लगा लो पेचकस, ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, इनके बीच में यहाँ संपर्क है, दोनों का टेल से टेल है मिला हुआ है, यहाँ पे रख दिया पेचकस को। अब डीएल क्रॉस आर, तो ये डीएल या आर, डीएल को आर की तरफ ले जाएंगे, किधर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर जा रहा है, पेचकस किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है,
है ना। इसका मतलब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, और हमने कहा कि ये तो पेंच का नियम है, तो यहां से देख लो डीगल क्रॉस आर्क निकालोगे तो पेंच का नियम लगाओगे, दिशा आ जाएगा। दाएं हाथ का हथेली का नियम सबसे आसान नियम होता है। ठीक है, दाएं हाथ का हथेली का नियम सबसे आसान नियम होता है। क्या करना है, अपने दाएं हाथ को हथेली को इस तरह से निकाल लो। दाएं हाथ हथेली को ऐसे निकाल लो और अंगूठा को उधर रखो जिधर धारा की दिशा है। अंगूठा को रखो जिधर धारा की दिशा है ना। तो अंगूठा को रखो जिधर धारा की दिशा है और अपने उंगलियों को उधर रखो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। मान तो निकाल लो, दिशा ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो पेंच का नियम समझ में आ गया, दाएं हाथ हथेली का नियम समझ लो। अगर लिखना तो लिख भी लेना। अपने दाएं हाथ के हथेली, अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस तरह से फैलाएं और अंगूठे को धारा की दिशा में रखें। अंगूठे को धारा की दिशा में रखें और हथेली को उस दिशा में रखें, उस जगह उस ओर इंगित करें या रखें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तत्पश्चात अपने अंगुलियों को घुमाएं। अंगुली जिधर घूमती है, अंगुली इधर घुमाना है, ऐसे मत घुमाना हाथ वाथ टूट जाएगा, ऐसे घुमाना है। तो अपने अंगुलियों को इस दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, तो जिधर उंगली घूमेगा वही होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किधर घूम रहा है, अंदर की ओर। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर। ठीक है ना, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं क्रॉस से दिखाते हैं। बाहर की ओर किसे दिखाते हैं, डॉट से। अंदर की ओर दिखाते हैं क्रॉस से। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर। अगर यहाँ पूछता है चुंबकीय क्षेत्र तो भी धारा अंगूठा किधर रखना है, धारा के सामने। अंगुली किधर रखना है, इधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इधर ज्ञात करना, उधर अंगुली रखना है और फिर घुमाना है। इधर घुमाओगे नहीं उल्टा, इधर घूमेगा, किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो दो नियम है चुंबकीय दिशा ज्ञात करने के लिए। पेंच का नियम जो कि यहाँ से मालूम चल रहा है हमें, और उसको और आसान बना दिया गया है दाएं हाथ के हथेली के नियम से। और बाद हम लोग यही नियम लागू करेंगे। इस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, कि तो क्या करना है चुंबकीय दिशा ज्ञात करने के लिए, अंगूठा किधर रखना है, धारा की दिशा में। अंगूठा किधर रखना है, धारा की दिशा में, और अंगुली किधर रखना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। और अंगुलियों को घुमाना है, जिधर अंगुली घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। इस नियम को मैं बहुला का नियम भी कहता हूँ। ठीक है ना, दाएं हाथ हथेली का नियम को मैं बहुला का नियम, देखो बहुला की तरह ठोर मार रहा है सर से, तो बहुला का नियम भी कहता हूँ। ठीक है, तो ये है बायो-सेवर्ट का नियम, पूरा कंप्लीट। परिमाण भी देता है, दिशा भी देता है। ये बायो-सेवर्ट का नियम कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो इसको लिख लेना ध्यान से। और क्या इसमें रह गया बताने के लिए, परिमाण का बात कर लिए, दिशा की बात कर लिए, दोनों नियम हो गया। हाँ ठीक है, तो इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नोट में जाएगा ये पॉइंट, विशेष परिस्थितियां, स्पेशल कंडीशन। विशेष परिस्थितियां, स्पेशल कंडीशन। देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है जब थीटा बराबर 0 हो। तो आप बताओ कि थीटा बराबर 0 का क्या मतलब है। यहाँ पे डीएल है, ये है थीटा, ये बिंदु P था, ये R था। थीटा बराबर 0 का मतलब, थीटा बराबर 0 का मतलब कि जो बिंदु P है धीरे धीरे इधर की ओर जा रहा है। जैसे इधर जाता है थीटा का मान क्या होता जाएगा, ये बिंदु P इधर जाएगा, थीटा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कम होते होते यहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगा थीटा का मान। थीटा का मान 0 यहाँ पर होने का मतलब जो बिंदु P कहाँ चला गया, उसी तार पर चला गया। थीटा का मान 0 होने का मतलब बिंदु P कहाँ चला गया, तार के ऊपर चला गया। तो जब थीटा का मान 0 होगा तो डी बराबर निकालो, क्या आएगा, μ0/4 ठीक है, आइडियल ठीक है, थीटा ठीक है, आइडियल ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है। लेकिन साइन थीटा μ0/4 का मान तुम्हें पता आ जाएगा, आइडियल का मान भी आ जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन साइन 0 होगा यहाँ पे थीटा का मान, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। 0 गुणा करेंगे सारा मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक लाइन में
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तुम लोग याद रखना कि जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसी के भीतर, तार के भीतर बिंदु P कहाँ आ गया है, तार पर आ गया है ना, जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसी तार के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, बिंदु P को मैं यहाँ लाया, थीटा क्या हो गया 0, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया 0, मतलब कि बिंदु P कहाँ चला गया, तार के ऊपर चला गया। तो मैं क्या निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उस तार में किसी भी बिंदु पर, उस तार में के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। याद रखना, इसको लिख भी लेना। ठीक है, तार के भीतर ना धारावाही तार की, यहाँ पे धारा मतलब धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारावाही तार मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही तार के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, धारावाही तार के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। सेकेंड पॉइंट, जब थीटा बराबर 90 हो, जब थीटा बराबर 90 हो, थीटा बराबर 90 होने का मतलब ये बिंदु P कहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा है ना, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु P, तो थीटा कितना आ जाएगा 90। तो थीटा 90 होगा तो dv इक्वल टू 0/4 पाई I dl साइन 90 बटा के r स्क्वायर। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1। इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आता है ना वो मैक्सिमम आता है, अधिकतम आता है, तो 0/4 पाई I dl बटा के r स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, अधिकतम हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ये चैप्टर कौन शुरू हुआ है, चैप्टर शुरू हुआ है गतिमान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र। चैप्टर का मतलब क्या होता है मैंने समझा दिया। चुंबकीय क्षेत्र शुरू किए थे हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसे दिखाते हैं, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है। ठीक है, उस पर बनने वाला क्वेश्चन बता दिया हमने, क्या क्वेश्चन बनता है चुंबकीय क्षेत्र पर। फिर हमने पढ़ा हेनरियस ओरेस्टर का प्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की बेसिक बेस बनाने के लिए, भूमिका बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और उसमें हमने मालूम चला कि किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, उसकी दिशा क्या होती है, वो उस समय तक नहीं पता थी। तो करीब 100 साल के बाद बायोसेवर्ट जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो तार में धारा प्रवाहित होने का जो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है और चुंबकीय दिशा क्या होती है, ये हम तुम लोगों के सामने रख दिए हैं। इसका नोट्स हमसे बना लेना। ठीक है, ये था आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई के तार के कारण, नहीं सीमित लंबाई के तार के कारण, सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है ना, अनंत नहीं बल्कि सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। किसकी नियम की सहायता से, बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से। मैंने कहा ना कि ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगर ये तुम लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम एक बार फिर बता दे रहा हूँ, चैनल का नाम है यूपी बोर्ड वल्ला कमल। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर तुम लोग को अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है तो फिर लाइक कर देना। ठीक है, बस इतना ही।